Hello students, welcome to the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. We are right now in the 6th module and this is lecture number 3 of the 6th module. We have studied about deflection in beams in this chapter or module, and in our last class we have seen about deflection of a simply supported beam with a uniformly distributed load. Also, we have seen the case of a point load acting at the center of a simply supported beam. Okay. In this lecture, we will be considering a point load again, but it will be eccentric point load. Eccentric point load means the load is not at the center. Instead of being at the center, the load is at some other point. Okay. In the shear force and bending moment diagram chapter also you all have come across the word eccentric load. So here we consider a load W acting at a distance of A from the left end and B from the right end. You can see the points A, B and C. The total length is L. Okay, and let me show you the deflection like this. Okay, now you can find the reactions at point A and at point B. You know the process, that summation of all the vertical forces. Okay, Fy is equal to 0 for equilibrium, and then we will take the moment about A as 0, summation of the moment about point A is 0 for equilibrium, and using all that you can find the value of Ra and Rb. We have already done all this in our SFD and BMD chapter. So Ra you will get Wb upon L and Rb you will get Wa by L. Okay, देखिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है, फिर यूडीएल बताया. ठीक है, अब इसेंट्रिक लोड बताने जा रहा हूँ. जो हमने पॉइंट लोड का केस लिया था वहाँ ऐसा था कि जो मेथडोलॉजी हमने यूज़ किया, डबल इंटीग्रेशन यूज़ किया. ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड हमने यूज़ किया था, मतलब 2 बार इंटीग्रेट किया था इक्वेशन को, तो हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन तक पहुँच गए थे. यूडीएल के केस में भी हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ किया था. डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ हम लोग यहाँ इसेंट्रिक लोड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसका यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि वो इतना हेक्टिक हो जाएगा, इतना हेक्टिक हो जाएगा कि आप कहोगे अरे यार इतना लंबा चौड़ा मेहनत करके हम लोग निकाल रहे हैं, क्या कोई आसान मेथड नहीं है. तो आपको पता चलेगा कि एक मैकुले साहब थे, उन्होंने एक आसान सा मेथड मैकुलेज मेथड दिया. डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम अगर इसेंट्रिक लोड लग रहा है तो मैकुलेज मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं. मैकुले मेथड यहीं तक नहीं रुकेगा, आगे आप जब मैं आप लोग को बताऊंगा कैंटिलीवर बीम, वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो मैकुलेज मेथड का इस्तेमाल करते हुए, अभी तक आपने डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज़ किया था, अब हम लोग मैकुलेज मेथड का इस्तेमाल करते हुए स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है,
तो डबल इंटीग्रेशन मेथड आपने सीख लिया है, 2 केस मैंने बता दिया है। मैकुलस मेथड में भी मैं इसको बताऊंगा, इसेंट्रिक पॉइंट लोड को। इस पे 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, और जब हम लोग कैंटिलीवर पे आएंगे तो वहाँ भी मैकुलस मेथड के बारे में हम लोग हल्का फुल्का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए अपनी यात्रा को हम लोग शुरू करें। मुझे बताइए बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन between A and C at a distance x from A। ठीक है, आपको क्या बताना है? A पॉइंट से x की दूरी पर आपको बेंडिंग मोमेंट बताना है। A और C पॉइंट के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, A और C पॉइंट के बीच में ही आप x कहीं भी ले लो तो उस पर बेंडिंग मोमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो आप लिखोगे mx इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? अगर हमने सेक्शन यहाँ का ही लिया तो क्या लिखेंगे? ये x है ना, आर ए इंटू एक्स, है ना, इज इक्वल टू आर ए की वैल्यू लिख दीजिए डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, एंड इट विल बी पॉजिटिव। अब आपको ये बताना है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन बिटवीन पॉइंट C एंड B। तो आप बोलोगे ये C कहाँ है? C कहाँ है? वहाँ जहाँ पर लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A। बताइए, मतलब आप क्या कर रहे हो? फिगर को देखिए। अब आप सेक्शन यहाँ का ही ले रहे हो, मतलब C और B के बीच में कहीं एक सेक्शन ले रहे हो जो कि x दूरी पर है पॉइंट A से। तो आपको बताना है उसके लिए बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, क्या होगा बेंडिंग मोमेंट? बताइए। देखिए, तो आर ए क्या होगा? अगर ये हमारा सेक्शन है तो आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स। ठीक है, आर ए इंटू एक्स। और कुछ होगा क्या? देखिए, तो अगर यहाँ सेक्शन लिया तो आर इंटू एक्स तो हो गया। ठीक है, फिर W माइनस में आ जाएगा। ठीक है, W इंटू ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है ये आपको बताना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना है? ये पूरा x है ना, और इतना A है ना, तो ये कितना बचा? x माइनस A माइनस W इंटू एक्स माइनस A। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू बी बाई एल एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस ए। ठीक है, मैं चाहता हूँ सारे सेक्शंस का एक साथ लिख लूँ मोमेंट। ठीक है, तो द बेंडिंग मोमेंट फॉर ऑल सेक्शंस of the beam can be expressed in a single equation written as, देखिए इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, mx इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स। फिर मैं एक डॉटेड लाइन यहाँ देता हूँ। देखिए मैकुलस मेथड में यही किया जाता है, डॉटेड लाइन दे दिया। ओके, x माइनस ए। तो ये जो इक्वेशन आपको यहाँ दिख रहा है, मैकुलस मेथड में इसी का इस्तेमाल होता है, डॉटेड लाइन का। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है इसके एक तरफ इसकी बात हो रही है। ठीक है, ओके, दूसरे तरफ इसकी बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये जो लोड है उसके इस साइड, ठीक है, जो भी लोड एक्ट कर रहे हैं डॉट लाइन के लेफ्ट साइड में उसकी चर्चा हो गई। ठीक है, और जो एक सेक्शन आप यहाँ जो लेते हो, ठीक है, उसमें ये लोड भी कंसिडर हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको बताता चला जाऊंगा चीज़ें और समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है,
अब देखिए क्या आपको करना होता है, ये मैं आपको बता दूं। जब मैं इसका न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा तब चीज़ें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। आपको रुकना पड़ेगा, स्टॉप एट द डॉटेड लाइन, है ना, स्टॉप एट द डॉटेड लाइन फॉर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का अगर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि सेक्शन AC में है ना, इन सेक्शन AC, है ना, स्टॉप एट द डॉटेड लाइन फॉर एनी पॉइंट इन सेक्शन AC। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जो सेक्शन AC में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डॉटेड लाइन पे ही रुक जाएंगे, इस डॉटेड लाइन से आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। अगर कोई भी पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं जो AC में लाई कर रहा है, यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम सेक्शन CB की बात करें, यहाँ अगर सेक्शन पे, इस सेक्शन में अगर हम बात करें, तो फिर हमें पूरे के पूरे इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, आप पूरे इक्वेशन को कंसीडर करोगे जब आप BC पर चले जाते हो। ठीक है, अगर आप एक ऐसी पॉइंट की चर्चा कर रहे हो जो BC में लाई करता है या CB में लाई करता है, तो आप पूरा इक्वेशन यूज़ करोगे। लेकिन जब आप एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हो जो AC में ही लाई करता है, तो आप इक्वेशन को यहीं रोक दोगे और इसकी चर्चा नहीं करोगे। ठीक है, वही चीज़ मैं लिख देता हूँ, बट फॉर एनी पॉइंट इन सेक्शन CB add the expression beyond the dotted line also। ठीक है, ये तो सही है कि मैक्यूलेस मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इक्वेशन पूरे के लिए हमने पता है कि ये है, यहाँ आपको दिख रहा है, उसको एक डॉटेड लाइन से हमने अलग अलग दो पार्ट में कर दिया है, दो AC के लिए यहाँ तक, और BC की भी बात किया जाए या CB की बात की जाए तो कंप्लीट इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि मोमेंट mx ऊपर जो है वो तो लिख दिया, मुझे ये भी तो पता है कि मोमेंट इज़ ऑल्सो गिवन बाई EI d² अपॉन dx², ये भी तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऐसा करिए, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं और फाइनली हमें जो मिलेगा EI d² बाई dx² इज इक्वल टू WB अपॉन LX माइनस WX माइनस A। ठीक है, इसके बाद आइए इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग जरा इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है। हमें मिलेगा EI dy बाई dx इज इक्वल टू WB बाई L x² बाई 2 प्लस C1। ठीक है, माइनस WX माइनस A का होल स्क्वायर बाई 2, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। देखिए, इसमें दो चीज़ों आपको ध्यान देना होगा। पहला, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, C1 C2 जो भी है, उसको आप डॉटेड लाइन के लेफ़्ट साइड पे ही यूज़ करोगे। ठीक है, डॉटेड लाइन के लेफ़्ट साइड में ही उसका इस्तेमाल आप करोगे। दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी रिटन आफ्टर द फर्स्ट टर्म, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसी के बाद आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दोगे। ठीक है, ओके। दूसरी बात, जब भी आप ब्रैकेट्स देखोगे तो वहाँ इंटीग्रेशन एज ए होल करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या x माइनस ए, तो ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रेशन कुछ ऐसा करोगे कि WX माइनस WA, तो WX² बाई 2 माइनस WAX, ऐसा आपको नहीं करना है। जब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को एज ए होल लेके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस ए का स्क्वायर बाई 2। ये बातें क्लियर हैं। इस पॉइंट्स को मैं यहाँ नोट में दे करके लिख भी देता हूँ कि जो मैक्यूलेस मेथड आप यूज़ कर रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पहला,
द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन should be written after the first term। ठीक है, और दूसरी पॉइंट आपको याद रखनी है, द ब्रैकेट्स आर टू बी इंटीग्रेटेड एज अ होल। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। जो इक्वेशन 1 है ना, इसको मैं फिर से इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, जो इक्वेशन है उसको मैं फिर से इंटीग्रेट करता हूँ। देखिए तो इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई आई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन 2l एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, उसका डैश डैश लाइन है, और उस साइड क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू बाई 2 एक्स माइनस ए का क्यूब बाई 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ देना है, जो पहला टर्म है उसी के बाद यूज़ कर देना है ना, तो यहाँ हमने लिख दिया है। ओके, चलिए अब क्या करते थे बताइए, हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते थे है ना, तो बस वही करते हैं, अप्लाइंग दी बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन क्या है बताइए, तो ज़रा पहले मुझे एक्स इक्वल टू 0, डिफ्लेक्शन कितना होगा, वाई भी 0 होगा, डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। ठीक है, तो अब ये जो हमें मिला है एक्स इक्वल टू 0, वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम लोग पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 पर, इसको मैं 2 कहता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो एक चीज़ आपको क्या ध्यान में देना होगा, इक्वेशन 2 कहाँ है, यहाँ है। x इज इक्वल टू 0 कहाँ लाई करेगा ये बताइए, x इज इक्वल टू 0 लाई करेगा सेक्शन AC में, है ना। x इज इक्वल टू 0 यहाँ है, मतलब सेक्शन AC में लाई कर रहा है। इसका मतलब आपको डॉटेड लाइन से पहले ही रुक जाना होगा, डॉटेड लाइन से पहले ही रुक जाना होगा। ठीक है, तो आपका देखिए, और ई आई इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 12 एक्स क्यूब, तो 0 आ गया, प्लस सी वन इंटू एक्स, तो सी वन इंटू 0 आ गया, प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। इसके आगे इक्वेशन में बढ़ना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 है वो AC में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सी टू इज इक्वल टू 0 है। ओके, ये भी हमें पता है दूसरी बाउंड्री कंडीशन, एट एक्स इज इक्वल टू L, वो भी हमें पता है कि y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ज़रा पुट करिए, तो एट एक्स इक्वल टू L y इक्वल टू 0, इसमें पुट करना है। लेकिन अब x इक्वल टू L कहाँ लाई करेगा, देखिए तो ज़रा, एट एक्स इक्वल टू L यहाँ लाई करेगा इस पॉइंट पे, तो सेक्शन CB यहाँ लाई कर रहा है ना, डैट मीन्स हम लोग पूरे के पूरे इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ करिए पूरे इक्वेशन को, तो ई आई इंटू वाई, वाई की जगह 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 2L, डब्ल्यू बी बाई 2L इंटू एक्स क्यूब बाई 3 L क्यूब बाई 3। ठीक है, प्लस C1x, C1 की वैल्यू हमें पता नहीं, इंटू एक्स की जगह L, प्लस C2, C2 की जगह 0 है ना, C2 0 है। ठीक है, माइनस कितना है, W बाई 6, W बाई 6 x माइनस ए का होल क्यूब, तो x की जगह क्या लिखेंगे, L माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, और 0 इज इक्वल टू, देखिए तो कितना आ रहा है, डब्ल्यू बी
बाई 6L² प्लस C1L माइनस, देखिए तो इधर W/6 L माइनस A का मतलब क्या होता है, जरा डायग्राम में देखिए तो ये पूरा L, उसमें से A घट गया, क्या बचा, इतना बचा, ये तो B के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ L माइनस A क्यूब के जगह B क्यूब। ठीक है, और C1L इज इक्वल टू W/6 B क्यूब माइनस WB/6 L²। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस W/6 B, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमें मिलेगा L² माइनस B²। ठीक है, अब जो हमें मिला, पुटिंग C1 एंड C2, ठीक है, शायद इक्वेशन 1 में सिर्फ C1 है, पुटिंग C1 इन इक्वेशन 1, C1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में ज़रा पुट करके देखते हैं। इक्वेशन 1 कहाँ है, ज़रा ऊपर आके देखिए, कहाँ है जी हमारा इक्वेशन 1, ये रहा हमारा इक्वेशन 1, है ना। तो इसमें ज़रा हम लोग पुट करते हैं C1 की वैल्यू। ठीक है, C1 को पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें देखते हैं। हमें मिलेगा EI dy/dx इज इक्वल टू WB/L इंटू x² माइनस WB/6L L² माइनस B² माइनस W/L x माइनस A का होल स्क्वायर, ये है ना इक्वेशन 1। हाँ ठीक है, ये 2 है, W/2, L नहीं है, 2 है। ठीक है, W/2। चलिए, और EI dy/dx इज इक्वल टू WB/2L x² माइनस WB/6L L² माइनस B²। ठीक है, माइनस WX माइनस A का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज इक्वेशन फॉर स्लोप। मतलब कि अगर इसेंट्रिक लोडिंग है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो आपका इक्वेशन फॉर स्लोप कैसे निकलेगा, तो वो पूरा प्रोसेस यहाँ आपको बता दिया गया मैक्यूलस मेथड का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए, स्लोप अगर आपको किसी ऐसे पॉइंट पे जानना है जो AC में लाई करता है, ठीक है, AC मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तब आप इक्वेशन डॉटेड लाइन तक यूज़ करोगे, मतलब यहाँ तक आप इधर यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, इतना इक्वेशन यूज़ करके आप बता दोगे कि ये स्लोप निकल गया। ठीक है, लेकिन जब कोई ऐसा पॉइंट हो जो AC के बियॉन्ड CB में लाई करता है, तो पूरा का पूरा इक्वेशन आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, इस तरह इक्वेशन फॉर स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये एक बात बताऊं कि एट ए पर मतलब x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन कैसे लिखना पड़ेगा बताइए मुझे। तो देखिए, ऐसे ही लिखेंगे ना, EI dy/dx इज इक्वल टू WB/2L, और x की जगह 0 लिखना है, तो 0² है ना, माइनस WB/6L इंटू L² माइनस B², L² माइनस B²। इसके आगे भी जाएंगे क्या, ये भी लिख देंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 AC सेक्शन में लाई करेगा, इसलिए यहीं पर हमें रोक देना होगा इक्वेशन को। ठीक है, यही तो मैक्यूलस मेथड है। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि dy/dx को मैं लिख देता हूँ थीटा A। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पॉइंट A की तो बात कर रहे हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू थीटा A। ओके, ये टर्म आपका 0 हो गया, बचा क्या, माइनस WB/6L L² माइनस B², और जो उधर का EI है वो भी तो आ जाएगा, है ना। तो इसको कुछ इस तरह लिखिए ताकि वो अच्छे से याद रहे।
माइनस डब्ल्यू बी एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 ई आई एल। इस तरह आपने क्या निकाला, आपने निकाल लिया थीटा ए स्लोप एट पॉइंट ए। ठीक है, स्लोप एट पॉइंट ए हमने निकाल लिया। डन। चलिए अब मुझे ये बताइए कि स्लोप इक्वेशन पे ही हम लोग रुक सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हर केस के लिए हम लोग डिफ्लेक्शन इक्वेशन तक भी गए हैं, गए कि नहीं गए? ठीक है, तो अब हम लोग डिफ्लेक्शन इक्वेशन के तरफ चलते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए क्या करना है? सिंपली सबसे पहला काम तो यही है, सब्स्टिट्यूटिंग C1 and C2 in इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 कहाँ है जरा हम लोग देखें एक बार। इक्वेशन 2 कहीं दिख रहा है क्या? ये दिखा हमें इक्वेशन 2, है ना। तो इसमें हम लोग C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। C2 तो हमें पता है 0 है, C1 भी हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ इसको, ई आई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 6L इंटू एक्स क्यूब प्लस C1 इंटू एक्स था, तो C1 कितना है? C1 है माइनस बी डब्ल्यू बी बाई 6L एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था ना। ठीक है, इंटू एक्स प्लस C2 तो 0 है ही, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिख दीजिए चलिए। ठीक है, और इस साइड क्या है? माइनस डब्ल्यू बाई 6 एक्स माइनस ए का होल क्यूब, यही था। तो ये आपको क्या मिल गया? C1 C2 की वैल्यू पुट करते ही ये आपको मिल गया डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि डिफ्लेक्शन इतना भारी भरकम सा इक्वेशन है, किस केस के लिए? सिंपली सपोर्टेड बीम और इसेंट्रिक लोडिंग है। ठीक है, उस केस के लिए जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरह निकल कर आ जाएगा। ओके, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में वही करना है आपको। किसी भी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए जो सेक्शन एसी में लाई कर रहा है, तो आप डॉटेड लाइन से लेफ्ट की सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, इधर को आप भूल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है जो सीबी में लाई कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको यूज़ करना होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का चर्चा कर लेते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आता। देखिए जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है कहाँ आएगा बताइए? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा? जब आप फिगर को देखते हो तो आप देख रहे हैं कि जो लोड एक्ट कर रहा है पॉइंट सी पर। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो भी पॉइंट सी पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है इसको मैं वाई सी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, @x इज इक्वल टू ए, यही होगा ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए? सिंपली जो इक्वेशन और डिफ्लेक्शन है उसमें हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू ए। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ तक जो सेक्शन है AC, ठीक है, तो हम लोग ये डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड तक ही इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड तक ही इक्वेशन को कंसीडर करें, तो x इक्वल टू ए सेक्शन AC में लाई करता है, इसलिए डॉटेड लाइन से लेफ्ट तक ही कंसीडर करेंगे, या डॉटेड लाइन तक ही इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए तो पुट करिए तो जी, ई आई वाई के जगह वाई सी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 6L, एक्स के जगह ए क्यूब, एक्स क्यूब की जगह ए क्यूब माइनस डब्ल्यू बी बाई 6L एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की जगह ए, डॉटेड लाइन पे ही एंड कर देना है। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 6L
ए, अगर इतना हम कॉमन ले तो क्या मिल रहा है हमें, देखे तो ज़रा, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो मिल रहा है ना, इज इक्वल टू WAB बाई 6L, जो माइनस है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस WAB अपॉन 6L, ठीक है, माइनस WAB अपॉन 6L। एल स्क्वायर को मैं a प्लस बी लिख सकता हूँ, एल को मैं a प्लस बी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस AB अपॉन 6L, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा, 2AB बच जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपको मिल रहा है इक्वेशन वो क्या मिल रहा है, देखिए तो माइनस WA स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 3L, ठीक है, यही मिल रहा है। ओके, तो यहाँ अगर मैं YC के बारे में बात करूँ तो YC इज इक्वल टू माइनस WA स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 3EIL। दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन YC फॉर द इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर है ना। ओके, ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोग का। यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो नोट दे करके कहीं लिख दूँ तो बेहतर होगा। चलिए यहाँ पर नोट दे करके मैं लिख देता हूँ इसे। जब भी आप मैकुलेज मेथड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ while using Maclaurin's method, the section X is to be taken in the last portion ऑफ द बीम। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जब भी सेक्शन एक्स की बात होती है तो आखिरी पोर्शन में आप उसको रखने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए यहाँ फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सेक्शन यहाँ ना लेकर के आखिरी, यही हिस्सा है ना, तो आखिरी हिस्सा में सेक्शन एक्स को रखिए, ठीक है। यही कहा जा रहा है, इसको मैकुलस मेथड में यूज़ करते हुए हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखिए अब जो क्वेश्चन आपके सामने है वो कहता है अ बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर, ओके, एक बीम है जो 6 मीटर लंबा है, इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड, कैरीज 2 पॉइंट लोड्स 48 किलो न्यूटन एंड 40 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है। कैसा है जरा देख लें। देखिए कैसा है ये बीम, आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ओके। जिसमें कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पे और 3 मीटर की दूरी पे, ठीक है, 48 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन ये दो लोड्स लग रहे हैं, ठीक है। टोटल लेंथ कहा गया कि 6 मीटर है और 1 मीटर की दूरी पे एक लोड एक्ट कर रहा है और दूसरा लोड 3 मीटर की दूरी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को सी कहते हैं और इस पॉइंट को डी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सिचुएशन दे रखा है ना, यही है ना। 6 मीटर लंबा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, 2 पॉइंट लोड कैरी करता है 48 और 40 का, कहाँ पर 1 मीटर और 3 मीटर की दूरी पे, ठीक है, लेफ्ट सपोर्ट से। आपको निकालना है डिफ्लेक्शन अंडर ईच लोड, मतलब जो भी डिफ्लेक्शन आपका आएगा, है ना, जो भी डिफ्लेक्शन आएगा तो इस लोड के अंदर कितना डिफ्लेक्शन, इस लोड के अंदर कितना डिफ्लेक्शन है वो बताना है। फिर आपको ये भी बताना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है और किस पॉइंट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। ई की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और आई की वैल्यू भी दे रखी है 85 × 10⁶ mm⁴, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, ओके। चलिए
इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग क्या होता है आपको पता है। सबसे पहली बात होती है गिवन, जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसको आप लिख लो। सामने सामने जो चीज़ें दिख रही है, जैसे आई की वैल्यू दे रखी है 85 इंटू 10⁻6 mm⁴। देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम जब होता है तो ये क्वेश्चन तो आपको इसी पेज में दिख रहा है, तो आप आई यहाँ से देख करके लिख सकते हो, लेकिन जब कॉपी चेक किया जाता है तो क्वेश्चन पेपर कहीं और होता है, आंसर शीट कहीं और होता है। ठीक है, इसलिए आंसर शीट में जो भी गिवन चीज़ें हैं डेटा उसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ई की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो हमने डायग्राम में बना ही दिया जो दे रखा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, आर ए और आर बी को निकालना। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आर बी इंटू 6 माइनस 48 इंटू 1 माइनस 40 इंटू 3, इट शुड बी इक्वल टू 0। और आर बी इज इक्वल टू 40 इंटू 3 कितना हो गया, 120 प्लस 48/6, 100 कितना हो जाएगा ये, 160, 168 है ना, 168/6। तो 6 के बार में 2 बार में 4, 8 6 के 8 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आर बी आपने निकाल लिया है। तो जब आर बी निकल गया तो आर ए निकल ही जाएगा। आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 प्लस 48 माइनस 28, ये हो जाएगा आपका 60 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आर ए इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन एंड आर बी इज इक्वल टू 28 किलो न्यूटन। ठीक है, आर इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन एंड आर बी इज इक्वल टू 28 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए अब देखिए मैक्यूलस मेथड में मैंने आपको बताया था, यहाँ मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि वाइल यूजिंग मैक्यूलस मेथड द सेक्शन एक्स इज टू बी टेकन इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द बीम। ठीक है, लास्ट पोर्शन में आपको कंसिडर करना है सेक्शन एक्स एक्स को, तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कंसिडर अ सेक्शन एक्स एक्स in the last part of the beam। ठीक है, देखिए कंसिडर अ सेक्शन एक्स एक्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द बीम। लास्ट पार्ट बोले तो यहाँ डी बी है ना, इसमें कहीं भी आप एक सेक्शन को कंसिडर कर लेना है। ठीक है, चलिए ओके का कितने दूरी पर, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट ए। ठीक है, लेफ्ट सपोर्ट ए से x दूरी पर, कहाँ, dv लेंथ में आपको एक सेक्शन, दैट इज जो आखिरी सेक्शन है उसी में आपको कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो इधर हमने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया लास्ट पार्ट में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन। देखिए मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आप कि आपने यहाँ पर एक सेक्शन कंसिडर किया है। ठीक है, इसी को मैं एक्स एक्स कह दूँ, है ना। तो मुझे बताइए यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। देखिए बेंडिंग मोमेंट में ये तो आपको पता ही है कि बेंडिंग मोमेंट जो भी हो, इट इज़ ऑल्सो गिवन बाई ई आई d²y/dx²। ठीक है, दिया जाता है इज इक्वल टू, अब मुझे बताते चाहिए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा सेक्शन एक्स एक्स पर। ठीक है, देखिए पहला तो ये आर ए, ठीक है, और इंटू ये जो दूरी है, कितनी ये दूरी है, ये दूरी एक्स है। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ, ठीक है, तो ये है आर ए इंटू एक्स। ठीक है, ओके, दूसरा कहाँ है, इसी सेक्शन पे निकालिए। ठीक है, इसके कारण निकाल लिया, अब इसके कारण निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये पूरा x है। ठीक है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है ना, तो ये दूरी कितनी बच गई, x - 1, तो 48 इंटू x - 1, और ये होगा निगेटिव। ठीक है, लेकिन
आपको इसी के बाद दे देना है क्या, डॉटेड लाइन, ठीक है। और आप लिखेंगे -48x-1। इसको भी हमने कंसिडर कर लिया, इसको कंसिडर किया, उसके बाद डॉटेड लाइन दिया, फिर इसको कंसिडर किया, डॉटेड लाइन देना है, और फिर फाइनली इसको कंसिडर कर लेना है, ठीक है। तो फिर से मैं डॉटेड लाइन यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। और सेक्शन एक्स एक्स पे देखिए तो इस लोड के कारण कितना है, तो ये पूरा x है और ये 3 है, तो ये कितना बचा, x-3 बचा ना, ठीक है, x-3, तो 40 इंटू x-3, वो भी निगेटिव है, 40 x-3, ठीक है। और EI d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60x, ठीक है, -48x-1 -40x-3, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन लिख दिया गया है। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, है ना। EI dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 60x² 2, है ना, 1 मिनट, प्लस C1, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, वो जो फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन का उसी में लिख देना है, ठीक है। हर जगह नहीं लिखना है, फर्स्ट पार्ट में ही लिख देना है, ठीक है। -48x-1² दूसरा बात मैंने क्या बताया था कि जब भी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को एज ए होल लेना है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने वही किया, x-1 है तो x-1 को एज ए होल लेंगे, तो x-1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलिए, और कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट देने की जरूरत नहीं है दोबारा, ठीक है। फिर तीसरा क्या, -40x-3 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन हमें मिला है वो है EI dy बाई डी एक्स। अब देखिए डिफ्लेक्शन हमें जो भी निकालना है डिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड है ना, यार देखिए स्लोप का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन पे ही हमारा फोकस रहेगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 30x² प्लस C1, ठीक है, -24x-1 स्क्वायर -20x-3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। EI y इज इक्वल टू 30x³ बाई 3 प्लस C1x प्लस C2 होगा, ठीक है, -24x-1 क्यूब बाई 3 होगा, ठीक है, -20x-3 क्यूब बाई 3, ठीक है। और EIy इज इक्वल टू कितना होगा, 10x³ प्लस C1x प्लस C2, ठीक है, -8x-1 का होल क्यूब -20/3 x-3 का होल क्यूब, ठीक है। चलिए, अब क्या अगला स्टेप हमारा होता था, डिफ्लेक्शन इक्वेशन तक पहुंच गए, लेकिन उसमें C1 C2 पता चले तब तो काम हमारा होगा ना। तो हम लोग क्या करते थे, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, है ना, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। कैसे होगा भाई अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, देखिए तो ज़रा, अगर मैं लिखूँ एट x इज इक्वल टू 0, है ना, लेफ्ट सपोर्ट पे बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ डिफ्लेक्शन कितना था, 0 था क्या, x सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन y 0 था क्या, देखिए ना इधर, यहाँ डिफ्लेक्शन होगा, सपोर्ट है ना जी, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, 0, ठीक है।
ओके, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, उसको मैं लिखता हूँ कि ये जो बाउंड्री कंडीशन है ना, इसमें x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है फर्स्ट सेक्शन में, है ना। तो आपको इक्वेशन कहाँ तक कंसिडर करना पड़ेगा, फर्स्ट डॉटेड लाइन तक ही, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो बीम देखिए ना आप, ये जो बीम है ना, x कल टू 0 कहाँ लाई कर रहा है, x कल टू 0 इसी जगह लाई कर रहा है ना, इसी बीच यहाँ पर लाई कर रहा है, और ये फर्स्ट पार्ट में आ रहा है ना, इसलिए हम लोग इक्वेशन जो कंसिडर करेंगे सिर्फ फर्स्ट डॉटेड लाइन तक ही करेंगे, ठीक है। अगर वो पॉइंट यहाँ आता तो सेकंड डॉटेड लाइन कंसिडर करते, अगर वो यहाँ कहीं आता तो थर्ड डॉटेड लाइन जो भी वहाँ तक कंसिडर करते, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, फॉर दिस boundary condition considering the equation up to first dotted line, considering the equation of the first dotted line. क्यों भैया, as x is equal to 0 lies in first part of the beam, ठीक है, lies in the first part of the beam. तो x0 y0 जरा पुट करिए तो इस इक्वेशन में देखिए, तो यही तो इक्वेशन है। तो यहाँ y0 पुट करिए, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहीं तक तो इक्वेशन कंसिडर करना है, तो c2 इक्वल टू 0 आ गया आपका, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c1 इंटू 0 प्लस c2, यहाँ से ये आ गया कि c2 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा बाउंड्री कंडीशन हम लोग करते हैं कि एट x इज इक्वल टू 6, मतलब सेकंड जो सपोर्ट है उसकी बात करें, वहाँ भी तो डिफ्लेक्शन 0 है, तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके लिए आपको पूरा इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू 6 लाइज इन द लास्ट सेक्शन, है ना, तो आप पूरे इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। फॉर दिस बाउंड्री कंडीशन considering the complete equation, है ना, considering the complete equation as x is equal to 6 lies in the last part of the beam, ठीक है। तो जरा पुट करिए, तो x के जगह 6 है ना, और y की जगह 0, यहाँ 6 क्यूब आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ भी 6 पुट करेंगे, यहाँ 6 पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 0 इज इक्वल टू 10x क्यूब, 10 इंटू 6 क्यूब, प्लस c1 इंटू 6 प्लस c2 की वैल्यू 0 है, माइनस 8, 6 माइनस 1 का क्यूब, माइनस 20/3, 6 माइनस 3 का क्यूब, और 0 इज इक्वल टू 2160 प्लस 6c1 माइनस 1000 माइनस 180। तो यहाँ से c1 देखिए तो कितना आता है, c1 आ जाएगा आपका माइनस 163.33। c2 और c1 दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब सिंपली इसको आप जो इक्वेशन आपने निकाला है यहाँ, है ना, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। आइए इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं क्या, बेहतर रहेगा, है ना। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन द इक्वेशन, है ना। देखिए तो क्या आता है, EIY इज इक्वल टू 10x क्यूब माइनस c1 की वैल्यू 163.33x, ठीक है, माइनस 8x माइनस 1 का क्यूब माइनस 20/3 x माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। इक्वेशन हमने निकाल लिया है स्लोप डिफ्लेक्शन का। अब देखते जाइए, जो जो पॉइंट आपको बोलता जा रहा है वो निकालते जाइए, ठीक है। जो पहला इसका हिस्सा है, देखिए तो पहला हिस्सा क्या कह रहा है, पहला हिस्सा क्वेश्चन का कह रहा है डिफ्लेक्शन अंडर ईच लोड,
ठीक है, तो देखिए डिफ्लेक्शन इस लोड 48 के अंडर क्या हो रहा है ये भी निकालना है और डिफ्लेक्शन यहाँ भी निकालना है। मतलब x कल टू 1 पुट करेंगे और इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, x कल टू 3 पुट करेंगे, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है। तो जो पहला का ए पार्ट है वो है क्या, डिफ्लेक्शन अंडर फर्स्ट लोड, है ना। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिफ्लेक्शन अंडर फर्स्ट लोड। फर्स्ट लोड का मतलब क्या है, जो x कल टू 1 मीटर पे है ना। देखिए एक चीज़ यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि जो आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ना, इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड अप टू फर्स्ट डॉटेड लाइन, फर्स्ट डॉटेड लाइन एज पॉइंट C, है ना, that is x is equal to 1 meter lies in first part of beam। ठीक है, A से लेकर के C तक कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में है, इसलिए सिर्फ इक्वेशन का पहला हिस्सा ही आप यूज़ करोगे, फर्स्ट डॉटेड लाइन के बाद आप नहीं जाओगे। ठीक है, जब आपको डिफ्लेक्शन x कल टू 1 मीटर पे निकालना है। ओके, तो चलिए निकाल देते हैं ज़रा। ई आई वह फर्स्ट पॉइंट सी है ना, तो वाई सी लिख देते हैं इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखना होगा हमें, 10 इंटू 1 क्यूब माइनस 163.33 इंटू 1 ख़त्म, इज इक्वल टू 10 माइनस 163.33 इज इक्वल टू माइनस 153.33। ओके, अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट के लिए देखिए इधर हम लोग आ जाते हैं, इक्वेशन देखिए 10x क्यूब है, ऊपर आइए ऊपर आइए ऊपर आइए ऊपर आइए, कहाँ से शुरुआत था, 60x कहाँ से आया था, आर। ठीक है, तो आर का किलो न्यूटन में है और x है तो मीटर है, लेकिन x क्यूब हो गया है ना, तो मीटर क्यूब, तो मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक है, अब जो किलो न्यूटन मीटर क्यूब है इसको हम लोग कर देते हैं माइनस 153.33 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर क्यूब। इसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं 153.33 इंटू 10⁻³ 1 मीटर में 1000 mm, तो इंटू 10⁹ न्यूटन mm क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से YC अब निकाल लिया जाए, माइनस 153.33 इंटू 10⁻12 बाई, नीचे में आपका E और I आ जाएगा। E की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10⁵ इंटू 85 इंटू 10⁶। ठीक है, और ये देखिए इसका यूनिट है न्यूटन mm क्यूब, नीचे क्या यूनिट है, न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू mm⁴। ठीक है, इसको ऐसे लिखें तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये mm² हो गया और ये काट के m बचा, न्यूटन करिए, तो जब कैंसर आएगा वो आ रहा है माइनस 9.019 mm। YC यही आपका आ रहा है। ठीक है, ओके, तो मतलब पॉइंट C पर हमने डिफ्लेक्शन निकाल दिया। ठीक है, डन। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जो नेक्स्ट हिस्सा है मतलब जो फर्स्ट नंबर का ही B है ना, उसको देखते हैं। दैट इज B क्या है, डिफ्लेक्शन अंडर सेकंड लोड। डिफ्लेक्शन अंडर सेकंड लोड दैट इज x इज इक्वल टू 3 मीटर पे। आइए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ we will be considering the equation up to second dotted line। क्यों, why हम लोग इक्वेशन को सेकंड डॉटेड लाइन तक क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि एज जो आपका पॉइंट है, पॉइंट D lies in the second part of the beam। ठीक है,
एक्स का जो भी वैल्यू है कहाँ लाई कर रहा है इसको देख लीजिए, वहाँ तक आपको इक्वेशन को कंसिडर करना है। तो ई आई वाई डी इज इक्वल टू, ये मैं वैल्यू लिखता चला जा रहा हूँ, आपको पता है कि वैल्यू कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है ना। इक्वेशन आपको पता है हाँ। 163.33 इंटू 3 माइनस, कहाँ तक इक्वेशन कंसिडर करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंसिडर करना है, इक्वेशन इधर नहीं करना है, ठीक है। -8 3 - 1 क्यूब, ठीक है। ओके, इसी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -283.99 इंटू 10⁻12 में कर देता हूँ सीधे, न्यूटन mm क्यूब, 10⁻3 इंटू 10⁻9, ठीक है। यहाँ से आप लोग YD निकाल सकते हैं। YD की वैल्यू क्या आ जाएगी, -283.99 इंटू 10⁻12 बाई 2 इंटू 10⁵ इंटू 85 इंटू 10⁻6, ठीक है। और यू विल गेट YD इज इक्वल टू -16.7 mm, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, सिंपली आपको x की वैल्यू चेंज करनी होगी, दैट्स इट, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, देखिए ज़रा ऊपर आइए। हमें निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे और पॉइंट एट विच मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑकर्स, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये दोनों भी आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ सेकंड नंबर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। चलिए अब ज़रा डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो मुझे ये बताइए डायग्राम को देखते हुए कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम जो है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको क्या लगता है कहाँ होगा, C और D के दरमियान या C और D के बीचों बीच कहीं, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं लेकिन इसी के बीच कहीं, है ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, ये हमें डायग्राम देख करके पता चलता है। तो इसी चीज़ को मैं लिख दूंगा कि द डिफ्लेक्शन इज likely to be maximum, कहाँ, at a section between C and D, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, है ना, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या, dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, अब देखिए हम लोग इक्वेशन को कहाँ तक कंसिडर करेंगे, चूंकि मैं C और D के बीच में ही कह रहा हूँ कि वहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहीं मिलेगा, तो D से पहले की बात हो रही है, ठीक है, D पॉइंट तक की बात हो रही है ना। तो हम लोग कहाँ तक कंसिडर करेंगे इक्वेशन को, सेकेंड डॉटेड लाइन तक। कंसीडरिंग द इक्वेशन अप टू सेकेंड डॉटेड लाइन, ठीक है। जरा देखिए तो इक्वेशन क्या था आपका, हाँ यही इक्वेशन, जो इक्वेशन है आपका जरा देखें हम लोग, डी वाई डी एक्स इक्वेशन हमें कहाँ मिल रहा है,
ठीक है। तो आप देखोगे कि डी वाई डी एक्स इक्वेशन आपको यहाँ सेकंड डॉटेड लाइन तक कंसिडर करना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास है और इसको डी वाई डी एक्स की जगह में 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो 30x² प्लस, देखिए ज़रा फिर से इक्वेशन को क्या है, 30x² प्लस C1 माइनस 24 x माइनस 1 होल उसका C1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, उसको पुट कर देंगे फिर। ठीक है, प्लस C1 माइनस 24 x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 30x² माइनस 163.33 माइनस 24 x² प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपका आएगा 6x² प्लस 48x माइनस 187.33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, सी में की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 187, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 2 इंटू ए। ठीक है, यही होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि x इज इक्वल टू 2.87 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट क्वेश्चन का था कि आपको x बताना है जहाँ मैक्सिमम है, वो आपने निकाल लिया है। ठीक है, ओके। अब x की वैल्यू आप सिंपली पुट कर दो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, है ना। कहाँ पुट करेंगे, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, तो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या था, 10x³ था ना, तो x के जगह सिंपली हम लोग क्या पुट करेंगे, 2.87। ठीक है, 163.33 इंटू एक्स माइनस 8 2.87 माइनस 1। ठीक है, और ये भी इक्वेशन सेकंड डॉटेड लाइन तक यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो डी से पहले ही है ना। ये आपका आ रहा है 284.67 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक है, तो वाई मैक्स जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 284.67 इंटू 10⁻12, है ना। और सिंपली बात है कि नीचे आ जाइए, 2 इंटू 10⁵ इंटू 85 इंटू 10⁶, ये आपका आ जाएगा माइनस 16.745 mm। तो वाई मैक्स भी हमने निकाल दिया है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू जहाँ वाई मैक्स होगा वो भी हमने निकाल दिया है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।